नमस्कार सभी को। मेरा नाम जीत सिंह है और मैं राजीव गांधी फाउंडेशन में एक रिसर्चर हूँ। एनवायरमेंटल एक्शंस इन इंडिया ये पूरी सीरीज हम इस साल कर रहे हैं। जुलाई से हमने शुरू किया, आज इसका 5वां एपिसोड है। इस 5वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये एपिसोड हम लगभग एक महीने बाद कर रहे हैं। इससे जो पहला वाला एपिसोड था हमने वो जम्मू एंड कश्मीर से किया था। यहाँ पे हमने देखा था कि चौपान कम्युनिटी और उनका पास्चर लैंड, उनका जो चारागाह है, आपस में किस तरह का संबंध रखते हैं और किस तरह की उनके आपस में लेन देन है, चारागाह और प्रकृति और लोगों के बीच में किस तरह का लेन देन है। आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड। बुंदेलखंड वो क्षेत्र है जो यूपी और एमपी से लगा हुआ है। कुछ भाग उसका उत्तर प्रदेश में पड़ता है और कुछ भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये अलग, इसका कल्चर और इसका जो ज्योग्राफी है और इसका जो जियोलॉजी है एक खास तरह से बना हुआ है, जिससे जो है अलग एक रीजन बन जाता है जिसको हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। आज हम उसकी बात करेंगे और खास तौर से उसके पानी की बात करेंगे कि उसमें किस तरह से क्या पानी के रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज, पानी के रिसोर्सेज की क्या स्थिति है। तो आपके इस आप सभी का इस कार्यक्रम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे हम बुंदेलखंड पूरे क्षेत्र की, पहले बात करेंगे वो क्षेत्र को जानेंगे कि बुंदेलखंड क्षेत्र क्या है और उसको पानी के लेकर के उसके क्या क्या मुद्दे हैं। और उसके बाद हमारे जो आज के मेहमान हैं श्री वासुदेव सिंह जी, वो एक खास एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने पानी को लेकर के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो बुंदेलखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है तो यूपी में पड़ता है, वहां पे किस तरह का उन्होंने और उसके अलावा बहुत सारे एजेंसियों ने मिल करके तरह का काम किया है, उस पर हम बातचीत करेंगे। शुरुआत में करूंगा, बस 1 मिनट लूंगा आपका। बात करेंगे हम बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड जैसा आप इस मैप में देख रहे होंगे, बुंदेलखंड ये भारत के मैप में कहीं सेंटर में तो नहीं पड़ता है पर थोड़ा सा नॉर्थ नॉर्थ सेंटर में पड़ता है। इसमें कुल 13 जिले पड़ते हैं। उसमें से 7 जिले उत्तर प्रदेश के हैं और 6 जिले मध्य प्रदेश के हैं। तो जो डार्क कलर है वो मध्य प्रदेश का पार्ट है, जिसमें दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर, ये 6 जिले जो है मध्य प्रदेश के हैं। और उसके अलावा 7 जिले जो ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, ये जो है यूपी के जिले हैं। तो ये पूरा जो क्षेत्र है इसको बुंदेलखंड कहा जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, इसका ज्योग्राफी, इसका कल्चर और इसका जियोलॉजी एक खास तरह के तरीके से बना हुआ है, जिससे इसकी जो है एक अलग आइडेंटिटी बन जाती है, तो इसको हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। पानी की बात करें तो यहाँ पे 2 मुख्य नदियां हैं। इसका जो ढलान है वो ढलान उत्तर की तरफ है, तो इसकी नदियां जो है उत्तर की तरफ बहती हैं। तो इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो है बेतवा। तो ये जो रिवर सिस्टम है इसका, तो 2 रिवर मैंने बताया था, जैसे केन और बेतवा है। और उसके अलावा एक और रिवर है जिसको दसान बोलते हैं। दसान रिवर जो है बेतवा में जाके मिलती है और तब केन और बेतवा दोनों जो है यमुना में मिलती है। यमुना बुंदेलखंड रीजन के उत्तर में बहती है और ये सभी नदियां उत्तर की तरफ जाती हैं। फिर उसके बाद अगर हम आगे थोड़ा और देखें तो ये 2 नदियों के अलावा जो है इसमें बहुत सैकड़ों ऐसी छोटी छोटे नदी नाले हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जो इन नदियों को शेप देती हैं। मुख्य रूप से तो 2 ही नदियां इस क्षेत्र में है, केन और बेतवा, और दसान को भी अगर एक मान लें तो ये इसके अलावा जो है बहुत सारे छोटे छोटे, ये कुछ सीजनल हैं और कुछ पेरिनियल है जो इन नदियों को शेप देते हैं और इन नदियों को बनाते हैं। ये इस तरह के बहुत सारे आपको छोटी छोटी नदियां इसमें मिलेंगी। जो आज हम बात कर रहे वाले हैं जिस नदी के बारे में, वो ललितपुर में है, जिसको हम ओडी नदी बोलते हैं। तो ओडी नदी के बारे में वासुदेव जी के बारे में और ज्यादा डिटेल बात करेंगे। तो ये इसका पानी का एक सिस्टम है बुंदेलखंड रीजन का, जिस तरह से ड्रेन होता है और जिस तरह से पानी ये अलग अलग क्षेत्रों को पहुंचाता है, ये उसका प्राकृतिक सिस्टम जो है अभी हमने बताया है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पानी कितना बरसता है,
जो भी पानी हमको मिलता है वो आसमान से ही मिलता है, उसके अलावा तो कोई दूसरा स्रोत होता नहीं है। तो पानी कितना बरसता है इसको देखते हैं। अगर आप ये वाला देखें तो कम से कम इस पूरे क्षेत्र में 1000 mm की बारिश हर साल होती है। 1000 mm की जो बारिश होती है वो बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक बारिश होती है। 1000 mm की जो बारिश है वो ठीक ठाक बारिश होती है। तो ये एनुअल एवरेज है, ये कभी 1100 और 1200 तक भी पहुंच जाता है। कुछ क्षेत्रों में ये 800-900 भी रहता है, लेकिन एवरेज देखें तो 1000 mm का बारिश इस पूरे क्षेत्र में होता है। लेकिन जो ये बारिश होती है 1000 mm की, उसमें से जो 90% जो बारिश है वो सिर्फ 2 महीनों में गिरता है। वो है जुलाई और अगस्त का, जब मानसून का सीजन रहता है। इन्हीं 2 महीनों में जो पूरा बारिश है उसका 90% पानी जो है इन्हीं 2 महीनों में गिरता है। यानी कि बाकी के जो 10 महीने हैं उसमें टोटल जो 1000 mm का जो बारिश होता है उसमें से सिर्फ 10% ही बारिश होता है। तो बड़ा एक साल का बड़ा जो पार्ट है उसमें बहुत कम बारिश होती है, और अधिकतर बारिश जो है जुलाई और अगस्त के महीने में हो जाती है। इसका क्या प्रॉब्लम होता है इसका, कि जब बारिश एक साथ गिरती है इन 2 महीनों के बीच, वो करीब 60 दिनों का जो टाइम पीरियड है उसमें जो बहुत तेजी से ये बारिश गिरता है, तो इसका जो रन ऑफ है, जो पानी जो बह जाता है ऊपर ऊपर से, धरती के ऊपर से जो पानी बह जाता है उसका रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको रिसने के लिए टाइम नहीं मिलता है। अगर बारिश धीरे धीरे हो, एक लंबे अंतराल तक हो, तो जमीन के नीचे पानी रिसने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये बहुत तेजी से बारिश गिरता है, तो इसलिए इसका रन ऑफ ज्यादा होता है और अधिकतर पानी जो है बह जाता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के हिसाब से जो है यहाँ करीब 85% जो भी पानी इसके ऊपर गिरता है, इस धरती के ऊपर जो बुंदेलखंड रीजन का जो धरती है के ऊपर जो 85% जो पानी गिरता है बारिश के कारण, वो बह के चला जाता है नदियों के जरिए, सागर में मिल जाता है। और केवल 15% पानी ही ऐसा है जो जमीन के नीचे उतर पाता है और हमारे ग्राउंड वाटर टेबल को बनाता है। तो तरह से भी देखें तो पानी जो भी गिरता है, भले बहुत बड़ी मात्रा में गिरता है, लेकिन वो जो है बहुत अधिकतर मात्रा उसका जो है 85% मात्रा जो है बह करके चला जाता है। और बुंदेलखंड में बहुत। अगला जो हम बात करेंगे अ, वो है अरुण, मेरी आवाज आ रही है अभी? जी आ रही है, आ रही है। ओके, थैंक यू। यहाँ पे जो पानी है उसका कितना पानी हम उपयोग कर पाते हैं, अगर आप देखें तो यहाँ इस क्षेत्र में जो भी इरिगेशन होता है, जो भी सिंचाई होती है, पूरे लैंड का जो सिंचाई वाला भाग है वो 60% से भी कम है। यानी कि बहुत कम मात्रा में जो है, बहुत कम खेती के का जो है सिंचाई होता है। तो बड़ा हिस्सा जो है इसका एक जो है वो बह के चला जाता है, और एक बड़ा जो एग्रीकल्चर का बड़ा हिस्सा है वो हमारा उसमें रह जाता है, जो रेन फेड होता है, उसी में हम रेन के भरोसे ही बैठे रहते हैं। जितना भी सिंचाई होता है उसका अधिकतर हिस्सा जो है पानी, वो और स्रोतों से नहीं बल्कि ग्राउंड वाटर से आता है। जैसे हमने पहले स्लाइड में बताया था कि ग्राउंड वाटर जो है वैसे ही बहुत कम वहाँ पे ग्राउंड के नीचे जो है पानी रिसता है, बहुत कम पानी नीचे रिसता है। तो जो हमारा बड़ा एरिया है उस क्षेत्र में जो खेती का एरिया है वो मानसून पे निर्भर है, और इसीलिए जो है अधिकतर जगह जो है सिर्फ एक एक ही फसल मिल पाती है, दो फसल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है इससे। जो अधिकतर पानी है वो ग्राउंड वाटर से मिलता है, और वैसे ही हमने कहा कि ग्राउंड वाटर बहुत कम है, इस वजह से जो है जो ग्राउंड वाटर का पानी जो है बहुत अधिक मात्रा में हम वहां से निकाल रहे हैं। जितना वहाँ पानी ग्राउंड वाटर में रिसता है उससे कहीं ज्यादा जो है आज के दिन हम जमीन के नीचे से पानी निकाल रहे हैं, जो बहुत ही अनसस्टेनेबल हो गया है। और कई जिलों में, यहाँ के कई जिलों में जो है 98% जो इरिगेशन का पानी है वो ग्राउंड वाटर से भी आता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे पास बाकी का पानी अवेलेबल ही नहीं है कृषि के लिए। हम लगभग लगभग पूरे कृषि के लिए जो है ग्राउंड वाटर पर निर्भर है, और वैसे भी ग्राउंड वाटर यहाँ उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना
बाकी के क्षेत्रों में, जैसे गंगा के जो प्लेन है, यमुना का जो प्लेन है, उस क्षेत्र में जिस तरह का पानी है, उस तरह का पानी इस क्षेत्र में एटलीस्ट नहीं है। तो ये इसकी वजह से जो है, जो पानी का सिचुएशन देखा हमने कि पानी एक बार बहुत तेजी से बरसता है, बहुत ज्यादा बरसता है, लेकिन तेजी से बरसता है, कम बरसता है, इसलिए पानी का इम्बैलेंस जो है, और जिसकी वजह से ये जो पूरा क्षेत्र है वो सूखे के लिए एक तरह से इनफेमस है। लेकिन समय के साथ साथ ये सूखे की जो इंटेंसिटी है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, उसमें बहुत बदलाव आया है। हिस्टोरिकली देखें तो जो 19 और 20th सेंचुरी में जो ड्रॉट आते थे इस पूरे क्षेत्र में, तब भी आते थे ड्रॉट, लेकिन तब जो है एवरेज जो देखा गया 19 और 20वीं सेंचुरी के बीच में, वो हर 16 साल में एक बार ड्रॉट आता था। हर 16 साल के बाद एवरेज है ये, हर 16 साल के बाद एक ड्रॉट आता था। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में अगर ये 21st सेंचुरी का टाइम देखें, तो अब जो है ये इंटेंसिटी जो है और ज्यादा फ्रिक्वेंट हो गई है, और अब हर 8 साल में एक बार ड्रॉट आ रहा है। अब देख सकते हैं कि कितना पूरा जो इंटेंसिटी है जो ड्रॉट आने की, वो लगभग लगभग दूना हो गया है। पहले 16 साल में एक बार ड्रॉट आता था एवरेज, और अभी जो है हर 8 साल में एक ड्रॉट आ रहा है। तो ये जो है इस वजह से जो है पूरा क्षेत्र बड़ा तरह से इनफेमस है ड्रॉट की वजह से। अब ये वाला देखें आप, ये बुंदेलखंड का मैप है, और जिसमें ये जो रेड, डार्क रेड और थोड़ा हल्का रेड है, वो जो पूरा एरिया है वो हाईली ड्रॉट प्रोन एरिया है। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एरिया है पूरे बुंदेलखंड रीजन में फैला हुआ है, जहाँ पे अधिकतर सूखा पड़ता रहता है। और इसलिए देख सकते हैं कि मतलब ड्रॉट जो है इसका एक पार्ट बन चुका है अब। और खास तौर से हम हिस्टोरिकली देखा कि पहले ये थोड़ा कम था, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा हो गया। अब देखें कि इसका कारण क्या है, इस ड्रॉट का क्या कारण है, क्यों ये ड्रॉट हो रहा है। तो इसके 5 मेन कारण हैं। एक तो ये है कि जो रेनफॉल है वो कम हो रही है कंपेयर टू पहले की, जो डेफिसिट है उसमें, रेनफॉल में डेफिसिट है, एक कमी है। दूसरा, जो ग्राउंड वाटर है हम उसका बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जितना ग्राउंड वाटर रिश्ता नहीं है उससे कई ज्यादा हम उसको का यूज कर रहे हैं। उसके अलावा जो रेनफॉल होता है वो बहुत छोटे समय के लिए हो रहा है, और बहुत ज्यादा उसी समय हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि 2 महीने में ही 90 हो जाता है, और अभी ये स्पेल और कम होता जा रहा है। अब जो है वो जो 60 महीने में जो 60 दिन में जो रेनफॉल होता था जुलाई और अगस्त में, अब वो धीरे धीरे 40 और 45 दिनों के भीतर ही वो सिमट जा रहा है। तो इसलिए जो है रेन तो पूरा 1000 mm के आसपास ही हो रहा है, लेकिन वो दिन घट गए हैं, वो जल्दी वो सारा रेन बह जा रहा है। और जितना जल्दी जितनी ज्यादा रेन आएगी उतने जल्दी जो है उसका रन ऑफ भी ज्यादा होता है, तो इसलिए रिसने का टाइम कम मिलता है। उसके अलावा हमने जो यहाँ के जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वाटर हार्वेस्टिंग के, उसको एक तरह से नेग्लेक्ट कर पूरे क्षेत्र में हिस्टोरिकली बहुत एक बड़ा कल्चर डेवलप हुआ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, वो सारे सिस्टम को हमने एक तरह से नेग्लेक्ट कर दिया है। और दूसरा, इम्प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट हमारा अच्छा नहीं है। जैसे हमने देखा कि ग्राउंड वाटर जितना हम उसका रिप्लेनिशमेंट नहीं होता, उससे कई ज्यादा जो है हम उसका यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से मैनेजमेंट भी नहीं है। तो ये बड़े कारण है जिसकी वजह से यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। जो हमने ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की बात की, उसमें से 2 मुख्य स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं इस क्षेत्र में, जिसको बोलते हैं चंदेला टैंक और बुंदेला टैंक। चंदेला और बुंदेला यहाँ के राजघराने थे। पहले जो 9th से 13th सेंचुरी तक यहाँ पे चंदेला राजाओं ने राज किया, और 16th सेंचुरी में बुंदेला राजाओं ने यहाँ पे राज किया। इन दोनों राजाओं ने जो है दोनों डायनेस्टी ने जो है इस क्षेत्र के पानी को वो समझते थे, और पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने बड़ी मात्रा में जो है वाटर टैंक्स बनाए। और करीब करीब 8,000 इस पूरे क्षेत्र में 8,000 बुंदेला और चंदेला टैंक्स हैं। चंदेला टैंक जो है मिट्टी से बने हुए घाटी को रोक करके, मिट्टी का दीवार बना करके पानी को रोका जाता था। ये अपेक्षाकृत थोड़ा छोटे होते थे, ये पहले बने, इसलिए इसमें उस समय टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी। ये छोटे थे पर बहुत इफेक्टिव थे। और बुंदेला जो टैंक थे वो 16th सेंचुरी के आसपास बने हैं। वो कंपैरेटिवली थोड़ा और एडवांस थे। इसमें वास्तुकला, आर्किटेक्ट का बड़ा हाथ है, उसमें बहुत सजावट है,
राजाओं ने अपने छवि को, अपने रॉयलनेस को दिखाने के लिए उसमें अलग तरह के कंस्ट्रक्शंस भी किए हैं, स्टेप्स वगैरह बनाए हैं ताकि नीचे तालाब तक जाने के लिए स्टेप्स का उपयोग करें। और ये अपेक्षाकृत बड़े होते थे और थोड़ा मजबूत होते थे। तो इस तरह के करीब करीब 8,000 चंदेला और बुंदेला टैंक्स इस पूरे क्षेत्र में बने हैं। और ये जो है खासतौर से पानी जो बहता था, जो रेन वाटर था, उसके हार्वेस्टिंग के लिए ही ये बनाए गए थे, जिसकी हम बात कर रहे थे पिछले स्लाइड में। इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, एक तरह से ये डिफंग पड़ गए, बहुत सारा सल्टेशन हो गया, बहुत सारा इंक्रोचमेंट हो गया, और इस तरह से ये धीरे 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 खत्म हुए। एक चंदेला टैंक का एक उदाहरण है बहुत बड़ा, जो पानी को मिट्टी के सहारे जो है रोक करके फिर जो है इसका उपयोग जो है लोग अपने खेती, पशुपालन और घर में जो यूज करते हैं पानी, उसके लिए यूज करते हैं। अभी जो ये तो पुराने स्ट्रक्चर्स थे, और जो नए स्ट्रक्चर्स जो बन रहे हैं, जो नए काम हो रहे हैं बुंदेलखंड में, उसमें खेत तालाब है, खेतों के किनारे पे जो तालाब बनाए जाते हैं, उस तरह के बड़े काम इस पूरे क्षेत्र में हो रहे हैं। हम लोग खुद राजीव गांधी फाउंडेशन और कुछ और संस्थाएं मिल करके टीकमगढ़ में इस तरह का काम कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत अलग अलग जिलों में जो है अलग अलग संस्थाएं और सरकारें भी ये तालाब बना रही हैं। इसके अलावा जो नदियों का पुनर्जीवन है, उस तरह के भी काम हो रहे हैं, जिसकी हम आज एक बार बात करेंगे। वाटरशेड मैनेजमेंट के बहुत सारे तरह के काम हो रहे हैं। पानी पंचायत के बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत अलग अलग संस्थाएं पानी पंचायत वगैरह के काम कर रहे हैं। तो इस तरह के कुछ नए काम भी हो रहे हैं। तो ये कुछ नए काम हैं और कुछ पुराने काम हैं। पुराने कामों को भी रिजुवनेट करने के बहुत सारे संस्थाएं और सरकारें काम कर रही हैं। जो बुंदेला और चंदेला टैंक को वापस पुनर्जीवित करने के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, वो काम भी हो रहे हैं, लेकिन इस नए तरह के काम भी बहुत मात्रा में हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो ये जो बुंदेलखंड रीजन है, पुराना रीजन है, तो ये पूरा रीजन जो है पानी स्ट्रेस रहा, लेकिन लोगों ने अलग अलग तरीके हिस्टोरिकली देखा, हमने लोगों ने अलग अलग तरीके निकाले पानी पानी की पूर्ति को बनाए रखने के लिए उन्होंने अलग अलग काम किए हैं, और आज भी उस तरह के काम हो रहे हैं। उसमें हम ओडी रिवर का आज एग्जाम्पल सुनेंगे। उस तरह के काम होते रहे हैं। ये तो था पूरे बुंदेलखंड के बारे में कि बुंदेलखंड किस तरह से है, वहाँ पर आने की क्या समस्याएं हैं। मैंने पुराने एग्जाम्पल्स दिए, पुराने काम भी बताए हैं, और कुछ नए काम भी बताए कि किस तरह के काम हो रहे हैं। आज हमारे साथ इन नए कामों में से एक काम जो रिवर रिजुवनेशन का है, नदी पुनर्जीवन का काम है, उस पे काम किया है। बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उनमें से हमारे साथ हैं वासुदेव जी। वासुदेव जी हैं बुंदेलखंड सेवा समिति के जनरल सेक्रेटरी हैं। कई सालों से जो है बुंदेलखंड रीजन में, खासतौर से ललितपुर और उसके आसपास के जिलों में काम कर रहे हैं। वो खेती किसानी के मुद्दों पे काम कर रहे हैं, आदिवासियों के मुद्दों पे काम कर रहे हैं, लैंड राइट, बच्चों के कामों पे, विमेन्स एम्पावरमेंट और तमाम इस तरह के सामाजिक कामों में उनकी संस्था काफी सालों से इंगेज्ड है। वो सब काम कर रहे हैं। इन्होंने और बाकी और सारे लोगों ने मिल करके ओडी एक जो नदी है ललितपुर में, उसके पुनर्जीवन का एक काम किया है। तो वासुदेव जी कुछ बोले, उससे पहले हम एक छोटा सा वीडियो जो इस काम के ऊपर बना हुआ है, जो वासुदेव जी के काम के ऊपर बना हुआ है, वो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने डेवलप किया है, डाउन टू अर्थ की टीम ने बनाया है। तो हम वो एक वीडियो पहले देखेंगे। Small streams and rivulets are never perennial in India's Bundelkhand region. This is a region of ravines. And even though it gets over 800 mm of rainfall, because of the topography and lack of natural aquifer, almost all the rain flows away through runoff. Here, rivulets and streams have water only during the monsoon season, but for most of the year, they are dry. But in this parched region, a rivulet called Odhi has water throughout the year. This stream is completely rain-fed and only 20 kilometers long. But when Down to Earth's team visited in the middle of March, it was still flowing. What could be the reason? What made this stream different
from most of the other streams in the region. And what role did Mahatma Gandhi National Rural Employment Generation से खेतों के बीच से गुजर कर ये नदी निकलती है. Odhi was not always perennial. Because of lack of water, the stream had disappeared in the 1990s. A series of check dams were built on this stream in the 1990s to enhance its water holding capacity. But due to heavy silting, the check dams became defunct and the stream also died in the process. पहले नदी काफ़ी गहरी थी. बचपन में तो हम लोग इतने गहरे देखा कि हम लोग नदी की थाह नहीं ले पाते. बचपन में हम लोग कूदते थे, पेड़ों से कूदते थे, तो नदी की थाह इतनी गहरी थी. नदी बहुत गहरी थी. और बीच में जब स्टॉक डैम बने, स्टॉक डैम में क्या हुआ कि गेट नहीं लगाए गए, सीधा बंद कर दिया. गेट लगे होते और बरसात में खोल देते तो उसका मलबा बह जाता, क्योंकि जंगल का काफ़ी मटेरियल आता है. तो उस वजह से नदी फिर पुर गई. नदी पूरी रही कम से कम 8-10 साल और पानी की बहुत परेशानी होने लगी. काफ़ी किल्लत होती थी. 2 या पानी दे पाते थे. इसके बाद कई जगह हम लोग गड्ढा करते थे, बीच बीच में गड्ढा करके इंजन वहाँ उतारते थे. इसके बाद खेतों में पानी ले जा पाते थे, लास्ट पानी. Work on reviving the stream began in 2018. It was completely funded by Manrega. The villagers, along with an NGO, drew up a 3-step plan. The first step was to remove the silt that was choking the check dams. The villagers then deepened the stream bed and finally planted nearly 25,000 saplings along the side of the banks of the stream. The roots of the trees would allow easy percolation of water into the soil, helping the stream to retain water throughout the year. This work, that nearly lasted for a year, gave employment to 558 families and created nearly 71,000 man-days of work. ओडी नदी का पुनर्जीवन जो मनरेगा से हुआ है काफ़ी ऐतिहासिक है और सरकारी जो आंकड़े हैं उसके आधार पर लगभग 5-6 हज़ार एकड़ ज़मीन है वो सिंचित होती है. लगभग 1 करोड़ के समथिंग इसमें मनरेगा का पैसा खर्च हुआ है. Odhi's transformation into a perennial stream also increased the fortunes of all the 8 villages along its banks. The total arable land around these 8 villages is about 6,000 acres. But before the waterworks, the villagers could grow only one crop once the rains came. But after the rejuvenation, these villages could grow more than 2 crops a year. An additional 700 acres of wasteland was also made arable. पहले एक ही फसल होती थी, पानी की कमी से सूख जाते थे खेत, मतलब खेतों में फसल नहीं हो पाती थी. अब नदी के पानी के भराव के कारण अब दोनों फसलें होने लगी हैं. अब हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है. गाय, भैंसें, बकरी सबके लिए पानी उपलब्ध है. यहाँ पर 24 घंटे पानी मिलता है. All this led to a 69% increase in the average annual incomes of all the families in the area. The average incomes increased from rupees 40,200 to rupees 68,000 per year. The revival of Odhi is testimony to the fact that water scarcity and drought need not be a curse for a water deficit region like Bundelkhand. Numerous streams and rivulets flow through the region, which, if restored properly, could lead this water deficient region to a water surplus one. जैसे देखा हमने कि वो लास्ट में वीडियो में बता रहे हैं कि अगर हम इस यहाँ की जो छोटे छोटे रिवुलेट्स हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करें, उसको प्रॉपर कंजर्व करें, तो ये जो वाटर डेफिसिट एरिया है वो वाटर सरप्लस बन सकता है. जैसे हमने इस वीडियो में क्लियरली देखा कि कैसे लोग जो हैं जो एक फसल लेना भी जिनके लिए मुश्किल होता था, आज वो 2 फसल ले सकते हैं. ये पूरी कहानी थी, लेकिन इस कहानी को हम थोड़ा और समझेंगे वासुदेव जी के जरिए, जिन्होंने इस पूरे काम में एक्टिवली काम किया है. तो वासुदेव जी थोड़ा और समझाएं हमको कि ये क्या रिवर क्या है और किस तरह के काम हुए हैं इस पूरे नदी में. जी,
जी, जीत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी टीम को जो अभी इस समय इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है। और अभी आपने जो फिल्म के माध्यम से और जो दिया है, बहुत ही अच्छी तरह से आप बुंदेलखंड को प्रेजेंट किया है। और ये जो ओडी रिवर के बारे में आपने रखा, मैं इस पे थोड़ा सा अपना व्यवहारिक जो जानकारी है, जिस तरह से हमने इस काम को किया है प्रशासन के साथ मिलकर, उसको मैं रख रहा हूँ संक्षिप्त में। बीच में अगर कोई सवाल आए तो जरूर पूछिएगा, ताकि कुछ चीजें हो सकता है कि कुछ और बातें समझ में आ जाए। एक्चुअली जो ये ओडी रिवर है, आवाज आ रही सबको? हेलो, जी जी आ रही है। आवाज आ रही है सर, क्लियर है। जी जी। तो ओडी जो नदी है ये जंगल से निकलती है, और ये ललितपुर का जो मड़ावरा ब्लॉक है। और अभी आपने जो जिन नदियों की बात की थी कि दसान, ओडी, जामनी और ये बेतवा, तो बेतवा तो प्रमुख नदी है, और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो धसान नदी है, और धसान नदी और जामनी नदी की सहायक नदी है ओडी नदी है। तो जंगल यूपी एमपी का बॉर्डर है मदनपुर गांव, जहाँ पर कई पत्थर खदानें हैं। पत्थर खदानों में वहाँ के तमाम गांव के लोग काम करते हैं। और जब हम लोगों ने बेस लाइन किया था तो बहुत सारी चीजें निकल के आई कि किस तरह गरीबी है और खेती किसानी से कुछ मिलता नहीं। तो पत्थर की खदानों में लोग काम करते करते आधी उम्र में ही खत्म हो जाते। ये बहुत दुखद घटना थी। लेकिन ये था कि कैसे हम लोग स्थानीय संसाधनों के बल पर किसी की आजीविका, क्षेत्र की आजीविका कैसे सुधर सकती है, लोगों को अनाज मिले, उत्पादन बढ़े। तो हम लोग मीटिंग कर रहे थे, और ये घटना मैं लातूर से विजिट करने के बाद आया था। तो अनुभव तो था कि इस इलाके में बहुत समस्या है पानी की, लेकिन ये था कि इस गांव विशेष के आसपास जो प्राकृतिक जल स्रोत है उनको कैसे पुनर्जीवित किया जाए। तो वहां से देखने के बाद जब यहाँ आया तो गांव में एक मीटिंग थी, और सभी को बुलाया। पंचायत के जो हमारे प्रधान है, जो वहाँ के आदिवासी है, जो गरीब लोग हैं, किसान है, छोटे लघु एवं सीमांत किसान है, सबको बुलाया, बातचीत हुई। बातचीत के दौरान ही पता चला कि एक जो बुजुर्ग आदमी था उसने कहा कि अरे भाई, हमारे यहाँ देखो पानी की इतनी समस्या है, बरसात का सारा पानी बह के चला जाता है, और तुम हमारी ओडी नदी को बंधवा दो, खुदवा दो, तो हमारे यहाँ तो साल भर पानी भरा रहेगा। यहाँ साल भर पानी भरता था, बहता था, लेकिन अब जो है वो पुर गई है, और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई हमारे गांव का भलाई नहीं कर रहा। जो भी प्रधान बनता है वो भी नहीं सुनता, हमारी काऊ नहीं सुनत, ना सरकार सुनत, ना गांव का आदमी सुनत। ऐसे बुंदेली में वो बातचीत कर रहे थे। तो हमारे ये मस्तिष्क में बात आई कि ये ओडी नदी कोई थी, इसका पता लगाया जाए। अब इसके बाद वो मीटिंग तो खत्म हो गई। फिर हम लोगों ने रेवेन्यू राजस्व रिकॉर्ड में देखा। राजस्व रिकॉर्ड में देखा तो लेखपाल ने अपने खतरा खसौनी में बताया कि हाँ, यहाँ ओडी नदी तो है, लेकिन वो अब पुर गई है, लोग कब्जा कर लिए हैं, खेती नहीं हो रही है उसमें, और सारा पानी बह के निकल जाता है, पथरीली हो गई है, ककरीली हो गई है। फिर हम लोगों ने ब्लॉक में बातचीत किया, ग्राम विकास अधिकारी से बातचीत की कि क्यों ना हम लोग चलें, दोबारा मीटिंग करें और यहाँ पे पता लगाएं, और अगर गांव के लोग तैयार होते हैं तो हम लोग इस नदी की बात करें, और मनरेगा से कई उससे हो सकता है। बात आगे बढ़ी, और धीरे धीरे हम लोग ब्लॉक को जोड़ा। फिर ये बात जिलाधिकारी तक पहुंची। जिलाधिकारी ने एक मीटिंग बुलाई, और उन्होंने कहा कि भाई, ये नदी के बारे में इस समय हमारी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सब लोग चाहते हैं कि जो इस तरह के परंपरागत जल स्रोत है उनका पुनर्जीवन हो, बरसात के पानी को रोका जाए, और खुशहाली आए, लोगों की आमदनी बढ़े, कृषि का जो उत्पादन है वो बढ़े। तो ये बातचीत बढ़ी, और एक कमेटी बनाई गई जिले स्तर पर, ओडी नदी के पुनर्जीवन की समिति बनाई गई, और उसमें हमारा नाम बुंदेलखंड शिव संस्थान को भी रखा गया, और वो हफ्ते में मीटिंग होने लगी। तो हमारे जो अनुभव थे उनको हम बताते गए कि पहले इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में देखा जाए, फिर वो गांव में पीआरए किया जाए, ग्राम सभा की जाए, और ये बातचीत जाए कि गांव वाले का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, वो कम से कम अपने खेत जो है उनको वो छोड़ दें, जो जिन्होंने कुछ फसल बोते हैं वो कहें कि ठीक है, ये नदी की जमीन है तो हम छोड़ देंगे उसको। तो ये एक अच्छा वातावरण बनाया गया, पीआरए किया गया, और इसके बाद फिर पंचायत जो समितियां थी उनसे बातचीत हुई, और अंत में ये हुआ कि जो 5-6 गांव पड़ते थे उस नदी से, वो जंगल से निकलती है और जाके जामनी नदी में गिर जाती है 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पे। तो घूमते हुए वो गई नदी,
तो हर पंचायत में बातचीत हुई कि भाई जो है वो हर जगह मनरेगा से ये प्लानिंग होगी, और बुंदेलखंड से संस्थान तो सिर्फ मीटिंग ऑर्गेनाइज कराएगा और छोटा मोटा जो उनके पास रिसोर्स है वो अपना टेक्निकली सपोर्ट करेगा, और सरकारी विभाग उसमें सहभागिता करेंगे। डीएम साहब का निर्देश था। तो हमारी अलग अलग टीमें जाती थी, कभी लघु सिंचाई विभाग, कभी वन विभाग के साथ। वन विभाग ने कहा हम बांस के पौधे लगाने के लिए बात करेंगे, जहाँ वन विभाग का एरिया आएगा वो वहां पर अपना चेक डैम बनाएंगे और गहराई करेंगे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ माइनर इरिगेशन हो गया, सॉइल कंजर्वेशन हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सारे विभागों को ये था कि अगर पानी को वर्ष भर नदी में बनाए रखना है तो गहराई तो बढ़ाना ही है, साथ साथ जो पानी बह के खेतों से आता है तो वहां लैंड बर्निंग कराई जाए। जो कुएं पड़े हैं, खराब पड़े हैं, बुंदेलखंड पैकेज में उस समय 4 लाख से 5 लाख तक में कुआं बनता था। तो हमने जिलाधिकारी महोदय को बताया कि 4-5 लाख रुपए में एक कुआं बनता है और उसमें 4-5 किसान ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होते हैं। लेकिन अगर 4-5 लाख या 8-10 लाख का एक हर ग्राम पंचायत के सामने अगर एक प्लान बनाया जाए और एस्टिमेट बनाया जाए तो वो कुएं से ज्यादा फायदेमंद नदी की गहराई बढ़ाना होगा, और मनरेगा का बहुत अच्छे से उपयोग हो जाएगा। सारा पैसा जो लौट के चला जाता है मार्च में वो कम से कम अच्छे से हो सकता है। ओडी नदी पे इस पे काम किया जाए। जिलाधिकारी ने उस बात को माना और उन्होंने कहा कि जितनी भी 5-6 ग्राम पंचायतें पड़ती हैं उन सब में आप माइक्रो प्लानिंग बनाइए, और इसके बाद जो ये जो नदी के लिए है वो एस्टीमेट बनाइए नदी की गहराई बढ़ाने का। बस फिर ये एक अभियान शुरू हो गया और ये 3-4 महीने के अंदर अंदर हर ग्राम पंचायत में काम शुरू हो गया, और उसका परिणाम ये रहा कि पहले ही बारिश में उसमें पानी भरा और पानी रुका भी, और काफी हम लोगों ने समय समय पर कभी जल संसद आयोजित करना, कभी हम लोग ये कहते थे कि जो पानी है उसको एक ही आदमी ज्यादा नहीं सींचेगा, उसको अलग अलग अपने जल जानकार जो गांव में थे उनको भी हम लोगों ने मीटिंग की कि आप जो है पानी को सब लोगों को मिले, कोई विवाद ना हो और इसका महोत्सव भी मनाया जाए। तो हम लोगों ने जब पहली बार इसमें ओडी नदी पुनर्जीवन महोत्सव भी मनाया, जिला प्रशासन बुलाया, आसपास के जो जनप्रतिनिधि थे उनको भी बुलाया, और इसको उत्तर प्रदेश सरकार तक ये बात पहुंची। जो वहाँ के प्रभारी मंत्री थे सूर्य प्रताप शाही जी, जो कृषि मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, बहुत अच्छे सरकार के कद्दावर नेता थे, उनके सामने बात रखी गई तो उन्होंने जिलाधिकारी को भी सम्मानित किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उसको माना कि ललितपुर की जो ओडी नदी है वो उत्तर प्रदेश के लिए एक मॉडल है और ऐसे ही पूरे प्रदेश में काम किया जाए। तो ललितपुर में इस ओडी नदी के पुनर्जीवन से फिर धीरे धीरे एक बड़ा अच्छा माहौल बना और लोगों ने वहाँ पे काम करना शुरू किया है। और बुंदेलखंड सेवा संस्थान ओडी नदी के बाद से ये काफी जिले में हम लोगों ने गंगा संरक्षण समिति और जो कई समितियां, पर्यावरण समिति है, उसमें सदस्यता भी मिली, और उन्होंने कहा कि आप भी इसमें अनुभव देते रहिए ताकि जो सरकार का पैसा है वो सही तरीके से खर्च हो और गांव के लोगों को फायदा हो, जल संरक्षण हो। बुंदेलखंड में खासतौर से ललितपुर का सारा पानी बह के वो कई बांधों में चला जाता है और इसके बाद फिर वो गंगा, जमुना और गंगा में पहुंच जाता है। तो जो जैसे अभी जी बहुत अच्छे से रखा है कि इतना तेजी से बारिश बरसात का पानी बह के जाता है जिसको रोकना मुश्किल होता है। और ये बिल्कुल सही बात है कि हर 4-5 साल में सूखा आना और यदा कदा जिस तरह से अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से भी कभी कभी इतना ज्यादा बारिश हो जाती है कि जो खरीफ की फसल है उर्द सड़ जाती है। इस साल अभी यही हुआ। तो ये जो ओडी नदी का ये था, मतलब कोई जानकारी नहीं थी, वो इन 50 वर्षों से सब लोग भूल चुके थे, लेकिन एक संस्थान की पहल से और जिला प्रशासन के सपोर्ट से कई बार एप्लीकेशन दिए जाते हैं और लोग सुनते नहीं है, जिला प्रशासन सुनता नहीं हो सकता, ये तो स्वयंसेवी संस्थाएं ऐसे ही कहती रहती। लेकिन जब पूरा अच्छे तरह से दस्तावेजीकरण किया गया, डॉक्यूमेंटेशन किया गया और रखा गया और विजिट कराया गया, अधिकारियों को संवेदित किया गया, उसका परिणाम ये था कि जिलाधिकारी ने बहुत अच्छे से उस काम को बढ़ाया और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला। जो क्योंकि उस समय जो जानकारी आई थी कि देश में ललितपुर का 7वां स्थान था मनरेगा के पैसा खर्च करने में और यूपी में प्रथम स्थान था। इसके बाद अब ललितपुर में हम बुंदेलखंड से और कई छोटी नदियों की खोज की। अभी इस साल बानई नदी पे भी हम लोग
काम कर रहे हैं जिला प्रशासन के साथ। तो ओडी, और ये कोई 15 किलोमीटर की नदी है, कोई 17 किलोमीटर की है, कोई 20 किलोमीटर की है। बस उसको अगर सुनियोजित तरीके से पूरी अच्छी मंशा से जिला प्रशासन और पंचायतें मिलके करें और संस्थाएं थोड़ा मोबिलाइजेशन का काम करें, मोटिवेशन का काम करें, पानी का सही बंटवारा हो और हर छोटे बड़े किसान को सींचने का मिले। और हम लोगों ने जो सुझाव दिए थे उस कमेटी में डीएम साहब को, कि ये जो पानी है ये जब आसपास से जो बह के आता है, कहीं आधा किलोमीटर से और 1 किलोमीटर से ढलान से बह के नदी में आता है वो पानी, तो अगर हर खेत में लैंड बंडिंग हो जाएगी, बंदीकरण हो जाएगा, तो वो खेत में भरेगा, उसका वाटर रिचार्ज होगा और पौधे लगाए जाएं। तो लगभग 1 लाख के आसपास तो फलदार पौधे बुंदेलखंड सेवा संस्थान ने लगाया था। इसके बाद उन्होंने, डीएम साहब ने वन विभाग से भी कहा, उद्यान विभाग से भी कहा और सॉइल कंजर्वेशन वालों को कहा कि आप भी अपनी बंदियां बनवाइए, जहां जहां पे खेत है और नदी से में पानी बह के आता है तो खेत में रुकेगा, खेत के बाद रेस के वो नदी में आएगा। और आपने देखा होगा कि वो ड्रोन कैमरे से फोटो ली गई है, तो इतना वो दिखता है अच्छा स्वरूप कि वो उस इलाके में जहां नदी का पानी है और आसपास में एकदम हरा भरा दिख रहा है। तो 2019-20 तक के बाद ये 2 साल और 22 होने जा रहे हैं, इन 3-4 वर्षों में वहां पे जिस तरह से किसानों को फायदा मिला है, और एक एक मॉडल है, वो उड़ी नदी मॉडल हो गई है पूरे जिले के लिए। अब दूसरे जिलाधिकारी आए हैं तो उनके साथ भी हम लोगों ने बात की पिछले दिसंबर में, और बानई नदी का भी हम काम कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि इसमें टाइम तो चाहिए, धैर्य भी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि तत्काल हमारी बात को जिला प्रशासन सुन ले। और आजकल उस समय भी और इस समय भी प्रशासन के साथ तालमेल बनाना, अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाना, अपने काम को दिखाना और अपने काम को डॉक्यूमेंट्स करके और ये बताना कि अगर ये काम करेंगे तो ये ऐसा हो सकता है, बहुत संभावनाएं। लेकिन कम्युनिटी को साथ में लेना, पंचायत को साथ में लेना, ये समन्वय बनाना बहुत जरूरी है। तभी किसी सफलता के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। लगभग बुंदेलखंड संस्थान वहाँ 20 वर्षों से काम कर रहा है, लेकिन जब इस तरह का सुनियोजित तरीके से काम किया गया तो काफी उसका लाभ मिला, किसानों को लाभ मिला, वहाँ के गरीब आदिवासियों को लाभ मिला। और जिस गांव से हम लोगों ने काम शुरू किया था, तो जब 8 से 5-6 साल पहले हमने सर्वे किया था, तो समझ लीजिए जो खदानों में लोग काम कर रहे थे उनको पट्टे तो थे, कब्जा नहीं था, और वो अपने खेत में काम नहीं कर पा रहे थे, सिंचाई का साधन नहीं था, और लगभग 40 विधवा महिलाएं थी एक आदिवासी गांव में। तो उसका कारण यही था कि वो खदानों में काम करते थे, खेती में काम कर नहीं पा रहे थे, और उनकी जो गरीबी है वो इस कदर थी कि अंततः टीबी के मरीज बने और खत्म। तो जिला प्रशासन को बुंदेलखंड संस्थान ने इस तरह से भी समझाया कि सर अगर पानी होगा तो ये जो गरीब है जिनको सरकार ने पट्टे दे रखे हैं उनको कब्जा मिले, उनको खेती करने का मौका मिले। तो जो उन पर जंगल काटने का आरोप लगता है उससे भी निवारण मिलेगा, और ये आत्मनिर्भर बनेंगे, ये मजदूर से मालिक बनेंगे। और ये जो जल संरक्षण का काम है, ये ओडी नदी अगर पुनर्जीवित होगी तो पूरे क्षेत्र का विकास होगा। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के जो बात करते हैं हम लोग, सतत सतत विकास की बात करते हैं, तो ये ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं जिनमें भले ही एक किसी संस्था को 5 साल 6 साल तक लगातार उस गांव में, उस एरिया के 8-10 गांव में काम करना पड़े, लेकिन अगर हम अच्छी सोच के साथ और पूरे प्रयोग के साथ, अपने अनुभव को साथ जोड़ के जिला प्रशासन के साथ अच्छी लाइजनिंग करें, तो निश्चित रूप से ऐसे हमें ओडी नदी जैसे काम में सफलता मिल सकती है। और एक जिस तरह से एक स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका है कि वो फाउंडेशन बनाए प्रशासन के साथ और दानदाता संगठनों के साथ, तकनीकी जो सपोर्ट देने वाली संस्थाओं के साथ, अगर वास्तव में कुछ सहयोग बन पाता है तो निश्चित रूप से ऐसे ही परिणाम आते हैं, जिसमें से आज हम ओडी नदी के बारे में कह सकते हैं। और देश के तमाम हमारे लोग देखने आते हैं, बताने आते हैं कि हाँ ये काम अच्छा हुआ है, इसको ऐसे करते तो और अच्छा हो सकता है। तो वर्तमान में भी जो सुझाव आते हैं तो हम लोग जिला प्रशासन के साथ शेयर करते हैं, बताते हैं। और अभी भी मीटिंग बैठक ये गांव-गांव में होती रहती है कि भाई देखो, बूढ़ी नदी खो चुकी थी, भूल चुके थे हम लोग, लेकिन जब काम शुरू किया गया और गांव के सारे लोग मिलके किए, हर गांव में मीटिंग हुई, हर गांव में कलेक्टर को ले गए, हर गांव में चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर को ले गए, तो वो एक दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हुआ, संवाद हुआ, और कम्युनिटी और प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं और वहाँ का जो से
देखने वाले लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, और हमारा जो प्रिंट मीडिया है, उनको भी ये बताना, क्योंकि कई बार निगेटिव चीज़ें ज़्यादा लोग पहले देखते हैं और अच्छे परिणामों को स्थान नहीं मिलता। तो ये भी कोशिश रही है कि लोग देखें और कोशिश करें। तो जिला प्रशासन से लगा के और स्टेज तक ये जो हमारा ओड़ी नदी का काम था, इसको बहुत देखा गया है। तो संस्थान की तो एक बड़ी भूमिका नहीं, बल्कि छोटी भूमिका कहें, लेकिन सारा संसाधन सरकार का ही था। संस्थान के पास तो मीटिंग बैठक के लिए छोटा-मोटा जो सहयोग था, वो बराबर करते रहे, पीए और पीआरए करके देना, उनको थोड़ा रिपोर्ट बना के देना, ये सब काम, और मीटिंग ऑर्गेनाइज करा देना, जल सम्मेलन करना, जल संसद का आयोजन करना, ये काम संस्थान लगातार करता रहता था और प्रशासन को हर बार संवेदित करता था कि सर यहाँ पे चलेंगे तो ये कार्यक्रम हो जाएगा और गांव के लोगों को ये फायदा मिलेगा और ये नदी हमारी पुनर्जीवित होगी। तो बराबर जोड़ने का काम बुंदेलखंड से सरकार ने किया, और जिसका परिणाम है कि आज हम ये कह सकते हैं कि हाँ, संस्थान प्रशासन और पंचायत मिले, समाज मिले, कुछ दानदाता सहयोग करें, संगठन हमारे देश के तमाम लोग हैं जो ऐसे जल संरक्षण के कामों को प्रोत्साहित करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अभी खेत तालाब की बात कर रहे थे जीत जी, तो टाटा ट्रस्ट ने बहुत पहले सपोर्ट किया था 2013, 14, 15, 16 में। तो हम लोगों ने 50 खेत तालाब बनाए थे हर खेत में। तो वो छोटे-छोटे जो 1 एकड़ 2 एकड़ के किसान थे, उनको भी बड़ा लाभ मिला है। वो खेत तालाब आज भी प्रासंगिक है, आज भी उनसे उपयोग हो रहा है। खेतों में नमी रहती है, 1-2 बार उन्हें पानी मिल जाता है, तो आराम से चना मसूर और चना मटर कर लेते हैं। क्योंकि गेहूं में बहुत ज्यादा पानी लगता है, 5 पानी तक देना पड़ता है, तो कम पानी की फसल उसमें कर लेते हैं। तो ऐसे छोटे-छोटे किसानों के लिए, और जो ये ओड़ी नदी के आसपास के जो किसान हैं, इनको बहुत फायदा मिला है और एक अच्छा रचनात्मक वातावरण बना है। जो लोग कह देते हैं यार मनरेगा का पैसा तो खर्च नहीं हो पाता, कुछ कोई फायदा नहीं होता, उसका लाभ नहीं मिलता। तो निश्चित रूप से अगर हम लोग सुसंगठित प्रयास करें, सुनियोजित तरीके से करें, तो जिला प्रशासन और पंचायत के साथ मिलकर बेहतर काम कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद वासुदेव जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने इस पूरे काम को हम लोगों के सामने रखा। ये किस तरह का चुनौतियाँ थी, किस तरह की समस्याएँ थी और किस तरह के अवसर थे जिसको आप लोगों ने बनाया है। बहुत बढ़िया है। मेरा एक प्रश्न था वासुदेव जी। जी। कि ये जो नदी का पुनर्जीवन है, बहुत संघर्ष के बाद ये सब कुछ हुआ है, लोगों का बहुत सारा एनर्जी लगा है, लोगों का, सरकार का श्रम लगा है, पैसा लगा है, सब कुछ हुआ और उसके फायदे भी आप जैसे आपने बताया और वीडियो में भी बताया गया है कि इसके फायदे लोगों को डायरेक्ट मिल रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि एक बार ये काम हो गया है और कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम इसके प्रति एक तरह से उदासीन हो जाए कि अच्छा हमने ये कर लिया है, तो उसकी संभावना है कि आने वाले कुछ सालों बाद जो है फिर से धीरे-धीरे ये नदी सूखने के कगार पे आ जाए। अगर हम इसको कंटिन्यूअसली इसको पुनर्जीवित करने के जो तौर तरीके हैं उसको मेंटेन ना करें। तो पुनर्जीवन करने के बाद भी कोई ऐसी प्रोसेस है, कोई ऐसा सिस्टम है कि हम इस नदी को बरकरार जीवित रहें आने वाले सालों में, उसके लिए कोई व्यवस्था है या कोई सिस्टम क्रिएट किया गया है आपके द्वारा, गाँव वालों के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा? अभी जी बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली जिला प्रशासन तो अपना काम करके या पंचायत अपना काम करके, और मुझे लगता है कि ये काम हो गया, अब आगे कोई जिम्मेदारी नहीं। क्योंकि बुंदेलखंड सेवा संस्थान ने क्या किया था कि उस समय जो हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं थी और कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, कुछ युवा थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से, तो हम लोगों ने एक जल जानकार की एक छोटी कमेटी थी कि जो गांव के जल जानकार हैं वो बराबर हमें बताते रहें, संस्थान के साथ जुड़े रहें, अन्य जो हमारी गतिविधियां चलती रही हैं उनके साथ जुड़े रहेंगे, तो नदी के बारे में, तालाबों के बारे में, गांव के छोटे छोटे नाले हैं उनके बारे में अगर बताते रहेंगे तो हम लोग सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कोशिश करते रहेंगे, पैरवी करते रहेंगे। और चूंकि अब जब जिले में एक बार पहचान बन जाती है तो बहुत आसान होता है कि हमें बीडीओ से बात करना, सीडीओ से बात करना, डीएम साहब से मिलना। तो ये बुंदेलखंड से अभी निरंतर उस इलाके में है,
काम कर रहा है। और मड़ावरा ब्लॉक से जो अभी भी वो आकांक्षी ब्लॉक है, उसको सरकार ने आकांक्षी ब्लॉक बना रखा है कि क्योंकि वो 2002 में जब हम लोगों ने बेस लाइन किया था, एक गांव ऐसा था जहाँ 4% साक्षरता थी, और धसान के किनारे वो कुर्रट और लखनजर गांव। तो उन 50 गांवों को हम लोगों ने अपना पूरा एक वर्किंग एरिया बना रखा है। तो हम अभी भी जनपैरवी के लिए वहाँ काम करते हैं, कोई फंड रहे या न रहे। तो हमारी जल जानकार जो कमेटियां हैं वो अभी हमारे साथ हैं। हमने अभी युवकों को जल मित्र बनाया है, और पिछले वर्षों में हम लोगों ने जल मित्र सम्मेलन भी किया था। तो हर ब्लॉक में, जैसे अभी मड़ावरा ब्लॉक है, आकांक्षी ब्लॉक है, वहाँ सरकार का ध्यान है, तो उन गाँव में हम लोग आज भी काम करते हैं। और नदी का तो काम ऐसा है कि इसमें तो हर साल गाद भरनी है, और हम लोगों ने हर साल ये कहा है कि हर साल पंचायत की कार्य योजना बननी। तो हर साल अगर हम लैंड बर्निंग करा सकते हैं तो हर साल नदियों के लिए भी काम कर सकते हैं। हम गाद निकालने की बात हर साल अपने प्लान में ले सकते हैं। दूसरे उसके अलावा सॉइल कंजर्वेशन है, उनको भी, उनके साथ भी हमारा बराबर कांटेक्ट रहता है कि कैसे हम लोग इस नदी को बराबर जिंदा रखें। तो ग्राम पंचायतों के साथ हमारा बहुत अच्छा तालमेल है, और अब ग्राम पंचायतों को पुश करते हैं कि एक एप्लीकेशन बनाइए और डीएम को देना है, बीडीओ को देना है, संस्थान पैरवी करेगा। तो जल जानकार कमेटियां हैं हमारी, जो अभी 6-7 गांव में जहां से ये नदी निकलती है और जामनी बांध में चली जाती है, उस एरिया में जितने भी गांव हैं वहां बराबर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे ये मान के कह सकते हैं कि हमारे जो जल जानकार हैं उनको हम लोगों ने कह रखा है, उनके साथ मीटिंग भी हम लोगों की होती है, और मड़ावरा में साप्ताहिक मीटिंग भी होती है, जिस दिन वो आते हैं। हमारा ब्लॉक कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय है। तो हम लोग तो अभी जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, अब दूसरे ब्लॉक में पानी निधि में काम कर रहे हैं। तो जिला प्रशासन और ब्लॉक स्तर पर हम लोग बराबर कोशिश कर रहे हैं कि वो नदी अब सूखने नहीं पाएगी, ऐसा पूरा हमारा विश्वास। बहुत सुंदर वासुदेव जी। ये जो जल जानकार वाला स्ट्रक्चर है, जो काम है, वो हमने देखा है। अभी पिछले साल हमने 10 अलग अलग स्टेट में एक स्टडी किया था ग्राउंड वाटर के ऊपर, और उसमें भी देखा था हम लोगों ने कि जहाँ जहाँ जल जानकारों की एक तरह का कैडर तैयार किया गया है, वहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। एक तरह से वो कम्युनिटी का एम्पावरमेंट है, कम्युनिटी का कैपेसिटी डेवलपमेंट है, जिसके जरिए जो है लोग खुद ही अपने सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं, और उनको क्योंकि उनका एक्सपोजर बढ़ जाता है इस जल जानकारी की वजह से, जो है उनका एक्सपोजर बढ़ जाता है, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो कई काम जो है गांव स्तर पे लोग अपने स्तर से ही कंप्लीट कर लेते हैं। उनके लिए उनको फंड की जरूरत या किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। कई काम जो है ये सब कुछ अपने स्तर से भी हम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आपने भी कहा कि ओडीर नदी के आसपास के गांव में ये सब कुछ हुआ है। तो बहुत सुंदर। इसी के साथ इस एनवायरमेंटल एक्शंस इन इंडिया का जो 5वां एपिसोड था हमारा, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये ओडी रिवर के ऊपर था, वासुदेव जी के काम के ऊपर था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में जिन्होंने इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत बेहतरीन काम किए हैं। हमारी इस पूरी सीरीज का मकसद ही वही है कि हम उन लोगों के साथ बातचीत करें, उनके अनुभवों को साझा करें, उनसे सीखें कि कैसे जो है कम संसाधनों में भी, अधिक चैलेंजेस के साथ भी, और कुछ संभावनाएं तलाश करके हम अपने पर्यावरण को बेहतर बनाएं। हम इंसानी और प्रकृति के बीच का जो संबंध है, अंतर संबंध है, उसको सही करें, उसको बेहतर बनाएं। ये सब कुछ जानकारी हमको मिले, उसके ऊपर हमारा ज्ञानवर्धन हो और हम सीखें। इस सब के लिए ये सीरीज हमने शुरू की है। तो आज के इस एपिसोड के लिए वासुदेव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।